हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल आज 300 के पार सब्सक्राइब हो गए हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो आज देखेंगे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है, कैसे होता है, किन किन लोगों को ज़्यादा होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसको देखने में कॉमन मिलता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे इसका डायग्नोस किया जाता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल प्रोसेस क्या है और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो गाइस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, एक वियर और टियर कंडीशन है। ये मोस्ट कॉमनली 50 साल के बाद ही देखने को मिलती है, पर 21st सेंचुरी में या यंग एज में भी हो सकता है। जिसका कारण है वाइट कॉलर जॉब, सोशल मीडिया में बहुत देर तक टाइम पास करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे सोशल मीडिया में फ़ोन का 8 से 12 कलाक तक यूज़ करना, कंप्यूटर में वर्क करना, लॉन्ग टाइम तक रीडिंग करना, लॉन्ग समय तक राइटिंग करना का जॉब, कंप्यूटर वर्क, आईटी सेल में जो काम करते हैं इंजीनियर 8 से 10 कलाक, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर, इन सभी लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं पैथोलॉजी, इस कंडीशन में क्या होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। ये जो इंटरलेटरल डिस्क, जो हम हिंदी में गादी बोलते हैं, गादी में डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाता है और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, पेरिफेरल साइड में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिलता है, जिसमें लोअर 3 इंटरलेटरल डिस्क है, C5, C6, C7, इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें मोस्ट कॉमन साइट है C5 और C6 के बीच, मोस्ट कॉमनली ये पैथोलॉजी देखने को हमको मिलती है। जो इंसान, जो व्यक्ति गर्दन की एक्सरसाइज और मूवमेंट कम करता है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा रीजन है मोटापा, जिसको ओबेसिटी है, जिसका वेट ज़्यादा है, इनको भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। तीसरा फैक्टर है वाइट कॉलर जॉब, कंप्यूटर जॉब है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो आईटी सेल में वर्क करते हैं वो इंजीनियर है, जो लॉन्ग टाइम कंटिन्यू रीडिंग करना पड़ता है, जिसको लॉन्ग टाइम जिसको राइटिंग करना पड़ता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, आईटी सेल इंजीनियर है, जो लॉन्ग टाइम व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, इसके पीछे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, 8 से 10 घंटा ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, इन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है जिनको कोई गर्दन की इंजरी हुई हो, जिनको गर्दन में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, इन व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेकंड रिस्क फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लंबे समय तक 8 और 10 घंटे तक एक ही पोजीशन में कंप्यूटर के सामने बैठकर नेक फॉरवर्ड होकर इस तरह से तो बैठते हैं, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, तो अब देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर, कौन कौन से लक्षण है जिसे हमें पहचान सके कि इसको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है। गर्दन में पेन होता है, गर्दन की रेंज ऑफ मोशन है और रिड्यूस हो जाती है, मसल स्पाज़म देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, रेडिकुलर पेन, पेशेंट को नेक से लेकर आर्म, फोरआर्म और फिंगर में टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट महसूस होता है, ऐसा पेन होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकुलर पेन। तो रेडिकुलर पेन अर्थात रेडिकुलरपैथी देखने को मिलती है। मसल वीकनेस हो जाता है, नेक के और शोल्डर के मसल वीकनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है, नेक की मूवमेंट में जकड़न महसूस होती है, नेक के आसपास सूजन आ जाती है। और कई पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में सीने में दर्द महसूस होता है, स्पेशली ये जो पीछे का पार्ट है ऑक्सीपिटल लोब का एरिया, इसमें पेशेंट को सिर दर्द होता है। कई पेशेंट को नेक की मूवमेंट के समय चक्कर की परेशानी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस, तो कैसे इसकी तपास की जाती है इसके बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे हमने इसका क्लिनिकल फीचर बताए, एक क्लिनिकल साइन पॉजिटिव देखने को मिलती है। दूसरा इसका स्पेशल टेस्ट, कंप्रेशन डिस्ट्रेक्शन टेस्ट होता है, जो डॉक्टर
डॉक्टर द्वारा की जाए प्रोसेस है, इसके द्वारा हमको मालूम होता है कि इसको है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है। दूसरा है एक्सरे। एक्सरे में जो वर्टिब्रा होती है, इसके बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसकी स्पेस रिड्यूस हो जाती है, या मोस्ट कॉमनली C5 C6 के बीच देखने को मिलता है, जिसमें तो दो वर्टिब्रा के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसकी स्पेस रिड्यूस हो जाती है, आप एक्सरे में देख रहे हो। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट है जिससे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से छुटकारा मिल सके। तो प्रथम है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें दवाई दी जाती है। इसमें आते हैं NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। हाँ, दूसरा है गाइस स्टीरॉयड के इंजेक्शन, जो सर्वाइकल स्पाइन में लगाया जाता है, जिससे हमें पेन से राहत मिल सकती है। तीसरा है सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस थ्रू हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से राहत मिलती है। तो अब गाइस, अब देखते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमें क्यों लेनी चाहिए, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फिजियोथेरेपी के क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से हमें दवाई से छुटकारा मिल सकता है और एक हेल्थी और पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जिससे हमें दवा की साइड इफेक्ट भी ना हो। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से सर्जरी से बचा जा सकता है, जिससे सर्जरी अवॉइड हो सकती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से एक कंडीशन आगे बढ़ने से रुक जाती है और हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो अब देखते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्री नेक मूवमेंट। देखते हैं इसका कैसे करते हैं फ्री नेक मूवमेंट। इस तरह से नेक को पीछे ले जाना है, जिसे हम नेक एक्सटेंशन बोलते हैं। एक एक्सरसाइज हम 10 बार करेंगे, 2 से 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज, नेक साइड फ्लेक्शन। देखते हैं अब साइड फ्लेक्शन। तो गाइस, इसमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, इससे आपको पेन बढ़ सकता है। ये वाले एक्सरसाइज में अवॉइड करनी है। कहीं पेशेंट को ये मूवमेंट करने से चक्कर आते हैं, टिंगलिंग नमनेस बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज को अवॉइड करना है हमें। ओके गाइस, तो अब देखते हैं नेक रोटेशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। जिन पेशेंट को एक्सरसाइज करने से चक्कर आए, टिंगलिंग नमनेस आए, इन पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके गाइस, अब देखते हैं एक्टिव असिस्टेंट मूवमेंट, जिससे हम अपने हाथ से थोड़ी मूवमेंट में असिस्ट करेंगे। पहले जितनी मूवमेंट हो सके इतनी मूवमेंट करनी है, इसके बाद हमें थोड़ा सा पुश करना है। देखते हैं, इस तरह से पहले एक्टिव मूवमेंट कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा लाइटली प्रेशर देना है। हमारी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस तरह से हम 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट डिग्री में थोड़ा सा हमें असिस्ट करना है, इससे हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ सके। ओके, अब देखते हैं नेक एक्सटेंशन। पाँच से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। तो ये थी एक्टिव असिस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ नेक एक्सरसाइज। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक एसिमेट्रिक एक्सरसाइज। तो ये हाथ को इस तरह से रख देना है और हेड को इस तरह से फॉरवर्ड करना है और ये हाथ को पीछे की तरह ले जाना है, जैसे प्रेशर मेंटेन रह सके। ये हाथ को इस तरह से ले जाना है और नेक को आगे ले जाना है, दोनों को प्रेशर मेंटेन करना है और पोजीशन मेंटेन रखनी है। 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है। अब देखते हैं साइड वाली एक्सरसाइज। साइड चेंज करेंगे। ओके, इस तरह से पीछे रख देना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक को पीछे ले जानी है और हैंड को इस तरह से आगे ले जाना है। ओके, तो ये थी नेक एसिमेट्रिक एक्सरसाइज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में कई पेशेंट को सर्वाइकल में भी, सर्वाइकल के बाद शोल्डर में भी जकड़न आ जाती है, इसकी रेंज भी रिड्यूस हो जाती है, इसमें दर्द महसूस होता है। तो हम शोल्डर की एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो दोनों हाथ को इस तरह से रख देना है, ऐसे क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक्सरसाइज चेंज करेंगे। ओके गाइस, तो दोनों हाथ इस तरह से रख लेना है। फिर शोल्डर को आप ले जाना है इस तरह से, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करना है। ये सभी एक्सरसाइज 10 बार करनी है, दिन में 3 बार करनी है। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो अब देखते हैं पोस्चर करेक्शन। तो कई लोग हैं जो जॉब के टाइम, रीडिंग के टाइम, कंप्यूटर वर्क के टाइम, राइटिंग के टाइम जो बैड हैबिट है जिसका पोस्चर करेक्ट नहीं होता, तो कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी पोजीशन है जिससे हमें मेंटेन करनी है, तो हम इसका देखेंगे पोस्चर करेक्शन स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं कि जो कई लोग होते हैं रीडिंग करते समय अपने नेक इस तरह से फॉरवर्ड रखते हैं,
कई लोग हैं जो तकिया लगा कर बैठते हैं, बहुत बड़ा तकिया लगाते हैं, इसको भी करेक्ट करना है। सोते समय तकिया सॉफ्ट रखना चाहिए और यूज या तो यूज नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो कंप्यूटर में इस तरह से फॉरवर्ड नेक होकर बैठते हैं, तो इस तरह से नहीं बैठना है। आप साइड में देख रहे हैं कि कौन सी करेक्ट पोजीशन है, इस तरह से बैठना है। कई लोग हैं जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, सेल फोन, ये सब बहुत नीचे रखकर इस तरह से नीचे रखकर देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम, इस सबको हमारे टेबल से थोड़ा अप ले जाना है, जैसे हम करेक्ट टू करेक्ट देख सके, आई टू आई कॉन्टेक्ट, जिससे हमारी पोजीशन इस तरह से ना रहे और इस तरह से जैसे नेक मसल में स्पाजम ना हो, इसके ऊपर स्ट्रेस ना आए और ये कंडीशन कम हो सके। तो ये सब सारी पोस्चर करेक्शन है जो हमें करना चाहिए, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होने से बचा जा सकता है। और दूसरा, आज के युवा जन जो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम समय बिताते हैं, तो इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें, आपको इससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अब देखिए हम सेल्फ स्ट्रेचिंग पेक्टोरल्स मेजर का जो आगे का मसल होता है, कहीं के इस तरह से शोल्डर रखते हैं, तो एक पोजीशन पे नहीं रखनी है, हमारी पोजीशन इस तरह से मेंटेन रखनी चाहिए, इस तरह से प्रोटेक्टर शोल्डर नहीं रखना है। तो देखते हैं पेक्टोरल्स मेजर का सेल्फ स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ को इस तरह से रख देना है और ऐसा 3 बार आगे की तरफ ले जाना है। 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है, 10 रिलैक्स करना है। अब देखते हैं आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। इस तरह से पिल्ला को प्रेस करना है डाउन, नीचे की तरह, इस तरह से। ये पोजीशन 5 to 10 सेकेंड होल्ड करनी है। अब पोजीशन चेंज करते हैं। अब देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज। इसमें आपको 2 पिल्ला रख देना है, जैसे हमारे नेक स्टेबल रह सके। आप साइड में एरो देख रहे हो, इस तरह से नीचे प्रेस करना है हेड को एरो की दिशा में।